नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारी श्रृंखला कौन सी चल रही थी? तो आपको ज्ञात होगा कि टेस्ट सीरीज चल रही थी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम एक अलग कार्य कर रहे हैं जिसमें क्या आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको इससे यह अंदाजा लगता है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितने डीप लेवल तक आपको उनका अध्ययन करना है, किसी भी टॉपिक को कितनी गहराई पर जाकर आपको पढ़ना है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए, थोड़ा सा पिछले वीडियोस आप मेरे देखते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देता था। थोड़ा सा आपके समय को देखते हुए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा समय कम कर लेते हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन पर ही बात करेंगे अपन, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उतनी ही। उसके अलावा जो भी इतर बातें होंगी वो अपन टॉपिक वाइज कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना है। अभी के लिए अपन संक्षिप्त में चालू करते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। 13 दिसंबर का ये पेपर है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। 13 दिसंबर को जो शिफ्ट 1 था अभी इसको डिस्कस करेंगे, साथ में ही शिफ्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे अपन। तो दोनों के ही प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे। 13 तारीख को जो पेपर हुआ था 2017 में, क्योंकि पिछला पटवारी का पेपर उसी टाइम पर हुआ था। इससे आपको थोड़ा सा सहायता प्राप्त होगी कि कैसे अध्ययन करना है। चलिए पहले प्रश्न को ले लेते हैं, बहुत कम समय लेते हुए। पूछा गया है यहाँ पर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और वर्ष यानी किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह या अभ्यारण्य वगैरह आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। खूब पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये फेवरेट टॉपिक है आपके व्यापम का। तो आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर है उमरिया 1968। तो उमरिया जिले में आपका क्या स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कब स्थापित हुआ है? तो यह ध्यान रखना है आपका 1968 में स्थित है। कब बनाया गया है इसको राष्ट्रीय उद्यान? तो 1968 1968 में बनाया गया है। ठीक, एक तथ्य और या एक डेटा और याद रखना होगा आपको। कौन सा? कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके तहत बाघों को संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो उसके अंतर्गत आने वाला क्या है, ये प्रोजेक्ट है। तो इसको ध्यान रखना है। ये 1993 में किसमें शामिल हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाघों के संरक्षण के लिए इसको घोषित किया गया है। ये देखिए फैक्ट लिखा हुआ है, उमरिया में है, 1968 में इसको बनाया गया है। क्षेत्रफल भी याद रख लेना है थोड़ा सा आपको। 448 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि टाइगर रिजर्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर्स तो होंगे ही, यहाँ पर बाघ पाए जाएंगे। लेकिन एक खास बात यहाँ की है कि बाघों की जो संख्या है वो यहाँ पर एक्चुअली संख्या नहीं, घनत्व तो ज्यादा है। क्योंकि बाघों की जो संख्या है, पिछली बाघ रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार कान्हा किसली में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो जन घनत्व तो है आपके बाघों का, एक्चुअली जन शब्द ना लगाऊं, बाघों का जो घनत्व है वो कहां पर है सबसे ज्यादा? वो आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है। ये घनत्व तो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी कहा जाता है। क्योंकि रणथंभौर जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर भी बाघों का घनत्व थोड़ा सा अधिक है। हालांकि रणथंभौर और पक्षियों वगैरह के लिए भी पॉपुलर है, ये ध्यान रखना है। 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? यह याद रखिएगा। यहीं पर आज से 2000 वर्ष पुराना जो है बांधवगढ़ किला स्थित है। ये डेट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसको नहीं ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था आपके व्यापम में ही कि निम्नलिखित में से कौन सा जो किला है वो आज से 2000 वर्ष पुराना है। इसलिए मैंने ये दिखाने के लिए सिर्फ आपको ये डाला है, बाकी ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। क्योंकि बांधवगढ़ किले का निर्माण जो करवाया है वो आपके बघेल शासकों ने करवाया, राइट। और बघेल शासक कब आते हैं आपके यहाँ पर? तो 13वीं शताब्दी में 1236 ईस्वी से बघेल शासकों की शुरुआत मानी जाती है, जो कि शुरुआत उनकी बांधवगढ़ से हुई भी नहीं थी। गहोरा आपका एक जगह है जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, वहां से एक्चुअली इनकी शुरुआत हुई थी। ये तो बाद में पहुंचे। लोधी शासक यहाँ पर बांधवगढ़ में शासन किया करते थे, राइट। तो ये आपका ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं बघेल शासकों के यानी 13वीं शताब्दी के बाद बना। शेषशाही तालाब यहाँ पर एक स्थित है, जिसमें विष्णु जी क्या है, लेटी हुई मुद्रा में है और सामने एक कुंड है। और ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी के चरण से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम रखा गया है चरण गंगा। तो पूछा गया है आपसे प्रश्न, व्यापम ने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी का उद्गम होता है? तो चरण गंगा भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई है और ये उसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जानकारी पर्याप्त थी। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के
ऊपर एक बार शासन किया। अब ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, इसमें बताना नहीं है, संक्षिप्त में जानकारी देता हूं मैं। एक वंश है राठौर वंश। ये राठौर वंश कौन सा है, थोड़ा थोड़ा देख लेना हिस्ट्री के हिसाब से भी। राठौर वंश या गहड़वाल वंश या गहरवार वंश एक ही चीज है। इनका शासन जो था वो वाराणसी को केंद्र बनाकर किया जा रहा था, यानी इनकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। इस वंश के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूंगा, तुरंत याद आएगा। जयचंद जो एक शासक आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के काल में, इसी वंश का शासक था राठौर या कि गहड़वाल वंश का। ठीक, इसके अलावा चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है ना, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी, बाद में अजमेर बनी और बाद में दिल्ली बनी। तो चौहान वंश का शासन कहां पर, बुंदेलखंड में तो होने से रहा, है ना। उसके अलावा चंदेल, प्रॉपर तरीके से एक्चुअली बात करें अपन तो चंदेलों का ही शासन आपके बुंदेलखंड में था। बीच में यहां पर चौहान शासकों ने चंदेलों के बहुत सारे क्षेत्र पर एक्चुअली कब्जा कर लिया था, है ना। और इनने कब्जा कर कर एक खेत सिंह खंगार नाम का व्यक्ति था, उसको सौंप दिया था वहां की सूबेदारी एक प्रकार से, कि आप यहां शासन संचालित करें। और एक्चुअली वहां पर फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे गौरी से, तो फिर वहां पर खंगार वंश की स्थापना हो गई थी। वो जो खंगार शासक थे वो स्वतंत्र हो गए थे, है ना। तो बुंदेलखंड में 3 शासकों को याद रखिएगा, एक चंदेल है, खंगार है और आगे चलकर आपका कौन आते हैं, बुंदेल आते हैं। ठीक, तो पहले चंदेल थे फिर खंगार आते हैं, क्योंकि चंदेलों के काल में ही पृथ्वीराज चौहान ने आल्हाउदल की कहानी आपने सुनी होगी, तो उस टाइम पर ही इन्होंने कब्जा कर लिया था। टीकमगढ़ वगैरह का इलाका जो है वो सब कैप्चर कर लिया था इन्होंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चंदेल वंश, राइट। अगले प्रश्न पर चलें तो अमर कवि कालिदास किस कस्बे से रिलेटेड थे। तो कालिदास के बारे में ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसको ना पता हो, नाम सुना है पर्याप्त है। कहाँ के थे, तो इसमें सबसे जो धार्मिक स्थल कोई आपको जो दिख रहा होगा वहीं के होंगे, है ना। तो उज्जैन यहाँ पर सबसे प्रमुख स्थल आपको दिखाई दे रहा है। तो कालिदास का जन्म जो है उज्जैन में हुआ था, यह आपको याद रखना है। हालांकि कालिदास के जन्म के संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है, क्योंकि कालिदास ने अपनी कृतियों में कहीं भी अपने जन्म स्थान का और जन्म की कालावधि का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। बस उनके आसपास की कुछ कहानियों या घटनाओं का, अच्छा जो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं उसमें ऐसी कोई बात ऐतिहासिक है ही नहीं कि कुछ आसपास का काल जो है हमको समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत कम जानकारियां मिलती हैं, लेकिन जो भी निचोड़ हम निकाल पाए हैं उनके कृतियों से या उनके रचनाओं से, तो उससे हमने क्या निकाला है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कहते हैं, उनके काल के थे। और मैक्स मूलर नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो कालिदास थे वो विक्रमादित्य के क्या थे, 9 रत्नों में से एक थे। कौन से विक्रमादित्य, वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, क्योंकि उज्जैन में एक और विक्रमादित्य थे, ठीक, जिन्होंने विक्रम संवत संचालित किया था आज से 57 ईस्वी पूर्व, राइट, उस डेट में। तो याद रखना इस बात को, 4वीं शताब्दी ईस्वी में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और ये 9 रत्नों में से एक थे, ये याद रखना। इनको महाकवि, कवि कुलगुरु और भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कुल 7 रचनाएं की हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक लिखे हैं। आइए जान लेते हैं कौन सी वो रचनाएं हैं। 2 महाकाव्यों की बात करें तो कुमार संभवम और रघुवंशम लिखा है। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतुसंहारम लिखा है। नाटक की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो ये कुल 7 रचनाएं हैं इनकी, इसके अलावा कुछ रचना नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लेखकों की तो रचनाएं महत्व की हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी 7 हैं ही, तो क्या पढ़ लोगे, यही 7 याद रखना है। चलो, ये महाकाव्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन की जानकारी होती है, और खंड काव्य किसी एक खंड से रिलेटेड होता है, ऐसा आप अंतर याद रखिएगा। कालिदास की बात पूरी हुई। ये जो ग्रंथ लिखे हैं सबके सब संस्कृत में हैं, उनकी भाषा भी याद रखिएगा, संस्कृत के कवि थे वो। अगले प्रश्न को ले तो माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो अभी पीछे हमने देखा था बांधवगढ़, ये अलग है, माधवगढ़ पूछा है। और माधवगढ़ एक कहां पर है, शिवपुरी में है। कहां पर है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, शिवपुरी में है। बिल्कुल उससे कनेक्ट नहीं करना है, हालांकि शिवपुरी ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक, ये जो माधवगढ़ का किला है बहुत छोटे स्तर के किला है, सतना जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, सतना जिले में। तो व्यापम का स्तर आप इससे समझिएगा कुछ, कि ये इतना छोटा सा किला है सतना का, जिसको बघेल शासकों ने एक अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया था, घोड़े वोड़े रखने का काम किया था, और बहुत छोटा सा है, एक सतना नदी है उसी के किनारे पर स्थित है। लेकिन सतना वाले ही ना जानते हो कहिए, ऐसा कह दीजिए आप, है ना, इसके बारे में। तो इसको पूछ रखा है आपके व्यापम ने। और एक मजेदार बात बता दें कि इस किले में जो है तो आपके जो त्योहार चल रहे थे कुछ समय पहले, कौन से त्योहार, वैलेंटाइंस डे आप जिसे कहते हैं, उस वैलेंटाइंस डे में जो कुछ अपरिपक्व प्रेमी जोड़े होते हैं वो इस किले में थोड़ा सा बीच बीच पहुंचते रहते हैं कुछ अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि व्यापम ने शायद इसको पूछ लिया हो। तो इतना ही याद रखना है, माधवगढ़
किला जो है वो सतना में है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। अप्राकृतिक कृत्य नहीं है, प्राकृतिक कृत्य ही है, यह भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? तो अब इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, मुख्य हमसे पूछा है, हालांकि ये वाणिज्यिक केंद्र इसमें और भी हैं। कौन सा? उज्जैन को आप ना लें क्योंकि वो धार्मिक केंद्र के रूप में ज्यादा पॉपुलर है। ग्वालियर है, जबलपुर है और इंदौर है, 3 नगर हैं आपके। तो ये तीनों ही महानगर की श्रेणी में आते हैं। हालांकि एग्जैक्टली महानगर की जो परिभाषा उसमें कोई भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमारे प्रदेश के हिसाब से देखें तो महानगर हैं ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, ये महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से ग्वालियर होगा कि जबलपुर होगा कि इंदौर होगा? तो सबसे ज्यादा जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं प्यारे बच्चों, वो है इंदौर में। कौन सी है? इंदौर में। तो सबसे ज्यादा बड़ा बजट बनना, सबसे ज्यादा औद्योगिक केंद्रों का होना, सर्विसेज यानी सेवाओं का सबसे ज्यादा कहां पर होना? इंदौर में होना। इस कारण से आप इसे वाणिज्यिक केंद्र कह सकते हैं आपके मध्य प्रदेश का। इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है। यदि ये बात आपको पता होती तो इजिली आप इसका आंसर लगा पाते। अगले प्रश्न पर चलें। मांडू का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मांडू कहां स्थित है? पहले तो यह स्थिति याद रखिए, धार में स्थित है। धार की पूर्वी सीमा में, आप अपने सामने मैप में देखेंगे तो धार के पूर्वी सीमा में आपका मांडू है और धार के पूर्व दिशा में ही आपका इंदौर लगता है। इसके अलावा जो विकल्प है, भोपाल इंदौर से भी पूर्व दिशा में है, ग्वालियर तो बहुत उत्तर में है, नागपुर, नागपुर तो दक्षिण महाराष्ट्र में है बहुत सारा। तो इसमें सबसे ज्यादा निकट जो दिखाई दे रहा है धार के, वो कौन सा है? इंदौर। तो आपका ये सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। आपको किलोमीटर की दूरी भी बता देता हूं, एग्जैक्टली 100 किलोमीटर दूर है। कहां? इंदौर से 100 किलोमीटर दूर आपका मांडू है, धार नहीं, मांडू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो सबसे नजदीक आपका मांडू कहां है? किसके? तो इंदौर के। अगले प्रश्न पर चलें तो बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है भाई? तो इस समय आपने, यदि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो 18 तारीख को महाशिवरात्रि थी, तो शिव मंदिर तो बहुत सारे, आप यदि अखबार पढ़ते हैं, दैनिक अखबार, तो आपने कहीं ना कहीं सुन रखे हो कि यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी, इतनी भीड़ उमड़ी, तो ये सब सुन रखा होगा आपने। यहाँ पर ये जो इसका सही उत्तर है वो काशी तोला नामक जगह है, जो कि लांजी तहसील में आती है। कहाँ पर आती है? लांजी तहसील। बहुत महत्व का मंदिर ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ये लांजी तहसील ही जो है वो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के त्रिबिंदु पर पड़ती है। त्रिबिंदु मतलब तिकोने पर ही, ये बिल्कुल दक्षिणी आपका जो बालाघाट इलाका है उसके दक्षिण साइड स्थित है और छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है और महाराष्ट्र से भी बनाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं नक्सलवादी घटनाओं के लिए भी पॉपुलर है। तो ये जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है, अब नाम से तो समझ में आ गया होगा आपको, कोटेश्वर, ईश्वर शब्द लगा है अंत में, मतलब ये भगवान शिव का मंदिर होगा। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। और महादेव लगा है तो अब कोई शंका ही नहीं है, भगवान शिव का मंदिर है, लांजी में स्थित है। लांजी कहां है? बालाघाट में, ठीक। ये आपका शिव मंदिर है, बहुत भीड़ उमड़ी थी, ऐसा कुछ न्यूज में बताया जा रहा था। अगले प्रश्न पर चलें तो नर्मदा में विंध्य और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है? वापस से पढ़ता हूं, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है? राइट। तो छोटा नागपुर का इलाका ले लो जहां से दामोदर नदी बहती है, और सतपुड़ा और विंध्य का इलाका ले लो जहां से नर्मदा नदी बहती है। इन दोनों में क्या अंतर है, यह आपसे पूछा गया है। तो सिंपली देखो, अंतर तो कुछ तो सब लग रहे होंगे कि आपको यह भी सही बात है। पहला पढ़ूं यदि मैं, दोनों विशाल जल ग्रहण क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही बात है। दामोदर नदी भी पर्याप्त लंबी है, 500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। आपकी नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है, तो पर्याप्त जल ग्रहण क्षेत्र है, यह भी सही बात हो रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दोनों के पास आम स्रोत हैं। स्रोत थोड़ा सा गलत हो जा रहे हैं। स्रोत कौन से हैं? एक नदी पहाड़ी से उद्गमित होती है और एक नदी पठार से उद्गमित होती है। छोटा नागपुर के पठार से आपकी दामोदर नदी और ये अमरकंटक श्रेणी से नर्मदा नदी, तो ये थोड़ा सा नहीं जम रहा है। अगला है, दोनों ही पनबिजली परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही लग रही होगी कि पनबिजली दोनों में बनाई जाती है भाई। आपके भारत की जो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी वो आपकी डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वो आपके दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। तो पनबिजली उसमें भी, और नर्मदा नदी में भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं। इंदिरा सागर बांध आपने सुना, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, बहुत सारे। तो ये जो है आपका, ये भी सेम लग रहा होगा, लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा वो हमको चूज करना पड़ जाता है कई बार। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही आंसर है। दोनों दरार घाटियों के मध्य बहती हैं, तो ये दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी के बीच में बहती हैं। यह एक महत्व की बात है, इसलिए ये नदियां जो है तो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी के भी कुछ कुछ सही लग रहे हैं, लेकिन इससे बेटर नहीं है। कई बार हमको सब सही उत्तर लगते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चयन करना पड़ता है हमको अपने विकल्पों में से। तो यहां पर ये चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था, ये तो बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है।
1 नवंबर 1956 को। ऐसा कुछ प्रश्न ये गलत सलत बनाते रहते हैं आपके व्यापम वाले। सिंपल ये बात है कि राज्य कब बना था ऐसा पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य पहले भी पूर्ण राज्य था यदि सीपी एवं बरार को माने, और कोई केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो यह अस्तित्व में था नहीं, तो ये राज्य ही थे, बस इनको मिला जुला कर क्या बना दिया गया, एक प्रॉपर राज्य बना दिया गया। तो ये डेट जो है आपकी 1 नवंबर 1956 है। इस तारीख को हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। मध्य पर्व का एक त्योहार आप मनाते हैं 1 तारीख को ही, ठीक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं अगले शिफ्ट पर। ये 9 प्रश्न जो थे वो शिफ्ट 1 में आए थे, ये शिफ्ट 2 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हालांकि थोड़ा सा कम प्रश्न है आपके शिफ्ट 2 में आए हुए थे। चलिए बात करें पहले प्रश्न की, तो राजवाड़ा महल कहां पर स्थित है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछा है। राजवाड़ा महल, खूब नाम सुना होगा आपने, तैयारी करते हैं तो इंदौर का नाम तो सुना ही होगा, और इंदौर के साथ साथ क्या सुना होगा, राजवाड़ा का भी नाम सुना होगा। इंदौर में जहां भी कोई बात आती है वो राजवाड़ा की आती ही आती है। तो राजवाड़ा महल सिंपली आपको पता होगा ये कि इंदौर में स्थित है। कुछ और जानकारी दे दें तो राजवाड़ा महल, राजवाड़ा क्या है, ये इनमें रहते नहीं थे राजा लोग, यहाँ यह एक प्रकार का राजप्रसाद था। राजप्रसाद क्या, कार्य स्थल, यानी कार्य करने का जो है स्थल, आपके शासन प्रणाली संचालित करने का स्थल जो है वो क्या था, राजवाड़ा था। ठीक, राजवाड़ा की और बात करें तो किसने निर्माण करवाया था, तो जो होलकर वंश के संस्थापक थे आपके मल्हार राव होलकर, 1745 ईस्वी में मल्हार राव होलकर के द्वारा राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया गया था। इतनी बात आपको एक्स्ट्रा तौर पर याद रखनी है राजवाड़ा के। चलो आगे चलते हैं। बाज बहादुर महल कहां स्थित है, तो बहुत पॉपुलर स्थल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे यदि मेरे, तो उनमें मैंने खूब बताया है। ये मांडू में स्थित है। मांडू की जहां भी बात आती है मैं सारे स्थल आपको जो भी महत्व के हैं वो बता डालता हूं, तो अभी तक तो आपको रिपीट हो गया होगा ये महल। तो कहां स्थित है, यह मांडू में स्थित है। ठीक, यह ध्यान रखना है। यहीं पर आपके रानी रूपमती का मंडप यानी रानी रूपमती का महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, यहीं पर आपके दाई का महल है, यहीं पर आपका हाथी महल है, यहीं पर आपका होसंग शाह का मकबरा स्थित है। ये कुछ इस तरह की इमारतें जो हैं बड़ी फेमस है मांडू में, तो इनके नाम कम से कम आप याद रखना। अगले प्रश्न पर चलें प्यारे बच्चों। तो शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक शहडोल संभाग है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया कि जिले कौन से आएंगे। तो जो हमारा सबसे कम संख्या वाला जो जिला है, एक्चुअली संभाग है, सबसे कम संख्या में जिले किस संभाग में है, ऐसा कुछ प्रश्न आए तो वो ध्यान रखना आप लोग। एक चंबल संभाग और एक आपको कौन से याद रखना है, शहडोल संभाग। तो इनमें कम से कम 3 जिले हैं। किसी भी संभाग में 2 जिले हैं नहीं। आपको ये बात इतना पढ़ते पढ़ते तो याद हो ही जाती। तो आप इनमें से ये दोनों ऑप्शन को तो बिल्कुल स्किप कर सकते थे और इनमें से कोई नहीं भी स्किप हो जाता। यहां पर आपको 3 जिले दिखाई दे रहे हैं। वो जिले कौन से हैं? एक शहडोल है, एक अनूपपुर और एक उमरिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अब शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं बताओ? तो शहडोल में शहडोल ही नहीं है इन दोनों ऑप्शंस में से। तो आप बहुत आसान सा प्रश्न है, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए। क्लियर? तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये तीनों ही, ये दोनों जिले जो हैं वो शहडोल से ही पृथक होकर बने हैं। तो ये आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धुनी वाले दादाजी की समाधि कहां पर स्थित है? यदि आप लोग मेरे टेस्ट सीरीज वाले वीडियोस देख रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूं, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि दादाजी धुनी वाले या कि दादाजी दरबार कहां लगता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। उसका सही आंसर क्या था? खंडवा। यहां पर दूसरे नाम से पूछ लिया है, दादाजी या धुनी वाले दादाजी की समाधि कहां पर है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा। तो दादाजी ये धुनी रमाते थे तो उनके नाम पर ही क्या है, इस समाधि स्थल का या कि एक मंदिर बन गया है। यहाँ मेला भी लगता है, ध्यान रखिएगा कहां पर है, खंडवा में है। आइए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड है, गर्म जल स्रोत है? गर्म जल स्रोत मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आपका ज्वालामुखी जहां से निकलते हैं वहां से कुछ गर्म जल निकलते हैं। यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है। ज्वालामुखी के इतर भी कुछ चीजें क्या है, ये गर्म जल निकलता है। भारत में यदि बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जैसे कि लद्दाख है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, इन स्थलों पर ये जो गर्म जल स्रोत हैं जिनको सोता कहते हैं, क्या कहते हैं? सोता या कि स्रोत या कि स्प्रिंग कहते हैं एक्चुअली, राइट। अब जब गर्म पानी निकलता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? हॉट स्प्रिंग कह देते हैं, राइट। तो ये हॉट स्प्रिंग की बात कर रहा है और ये किस स्थान पर होगा? तो जो निचले स्थान होते हैं, क्या होते हैं? निचले, यानी पहाड़ियों के जो सबसे निचले स्थान होंगे, क्योंकि जल स्तर वहां पर बहुत घट जाता है तो अपने आप जल निकलने लगता है। और जैसे से हम भूमि के नीचे जाते हैं तो तापमान भी क्या होता है? तापमान में वृद्धि भी होती है, तो नीचे से गर्म पानी निकलने लगता है कहीं ना कहीं। इनमें से ये सब के सब स्थान जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो सब छिंदवाड़ा के हैं।
तामिया तहसील है, पातालकोट जगह तामिया में ही स्थित है, जहां पर भारिया जनजाति पाई जाती है। अनहोनी और बबीहा ये सब कहां स्थित? छिंदवाड़ा में। तो इसका सही आंसर आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अनहोनी नामक जगह है आपके छिंदवाड़ा में, वहां पर आपको क्या मिलते हैं? गर्म जल के स्रोत मिलते हैं, गर्म जल सोता मिलते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों, और ये अंतिम प्रश्न भी है आपका। शिफ्ट 2 में 6 प्रश्न आए थे। ये 13 तारीख का ही ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पत्र बना था जिसमें एमपी से केवल 6 प्रश्न आए थे। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं 9, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 9, कहीं 8, कहीं 10 ऐसे प्रश्न संख्या में आ रहे हैं। तो सबसे कम इसी में आए थे। देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो हुआ था वो भाभरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? भाभरा, जो कि आपके तहसील है कहां की? पहले झाबुआ में था ये, अब वर्तमान में कहां है? अलीराजपुर में। तो भाभरा को याद रखना, अलीराजपुर में है। सन 2011 में इस भाभरा का नाम चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो इसका नाम भी कब परिवर्तित हुआ है? ये प्रश्न आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो पीछे के कहीं किसी देखना किसी वीडियो में ये प्रश्न मिल जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कहां जन्म हुआ था? भाभरा में। और कब ये नाम चेंज हुआ है इसका, भाभरा का? तो सन 2011 में इसका चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में क्या कर दिया गया है? नाम आपका चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, चलो तो ये हो गया हमारा क्या खत्म, जो कि दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस। अच्छा एक और है, थोड़ा सा देख लो, कंफ्यूजन हो गया मुझको। 6 नहीं, एक्चुअली 7 प्रश्न थे। ठीक, चलो बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपति के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो भगवान पशुपति के लिए आपको जानते हैं, आपके मध्य प्रदेश में एक ही पशुपतिनाथ मंदिर है जिसका नाम है आपका मंदिर का नाम पशुपतिनाथ है और जगह का नाम क्या है? मंदसौर। मंदसौर, जिसका प्राचीन नाम दसपुर था। यहीं पर एक नदी बहती है जो कि चंबल की सहायक है, सिवना नदी। सिवना नदी के तट पर एक शिवलिंग हमको प्राप्त हुआ था। सिवना नदी के अंदर हमको एक्चुअली एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था, उसी को हमने क्या किया है? इस मंदिर में स्थापित किया है, जिनको हमने पशुपतिनाथ मंदिर नाम दिया हुआ है। एकमात्र शिवलिंग है यहाँ का, या कि संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि अष्टमुखी है। कैसा है? अष्टमुखी। 4 मुख ऊपर वाले हिस्से में, 4 मुख नीचे वाले हिस्से में, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्नों की संख्या आप समाप्त होती है श्योरली। आपको टेस्ट सीरीज देना हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए 300 रुपए में मात्र टेस्ट सीरीज भी चल रही है पटवारी परीक्षाओं के लिए। दूसरी परीक्षा आप आगामी जो भी होंगी उनके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करें। चलिए प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इतना कीमती। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं आप, अगले वीडियोस में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट, ठीक। चलिए, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।